बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लास्ट आवर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का हाल ये है कि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त संभल नहीं रही तो सियासत क्या संभलेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक नई हुकूमत बनाने का ऐलान तो हो गया, निगरान काबीना तो लग गई, लेकिन उसके बावजूद भी इतने दिन बीत गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा कह चुकी, इलेक्शन कमीशन ने भी खत लिख दिया, लेकिन गवर्नर की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान न किया गया। दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान के 33 हल्कों में जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उसमें ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई इस नहज तक पहुंच चुकी है कि डॉलर डीकैप होने से 2 दिनों के अंदर ही डॉलर की कीमत में 31 से 34 रुपए का इजाफा हुआ है। रुपया मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार होता जा रहा है। पाकिस्तान में बेहतरी किस तरीके से आएगी, मौशी गिरावट बढ़ती जा रही है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई अगर उरूज पा जाएगी तो जवाल फिर किसको होगा, कौम को, रियासत को, किसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, ये नुकसान रियासत को भी होगा, ये नुकसान पाकिस्तानी अवाम को भी होगा, और इस नुकसान के बाद जो तूफ़ान आएगा उस तूफ़ान को कोई भी संभाल नहीं सकेगा। वो तूफ़ान होगा अवामी नफ़रत का, वो तूफ़ान होगा अवामी इंकलाब का, वो खामोश इंकलाब जिसको लीड कोई नहीं करेगा, कोई सियासी जमात लीड नहीं करेगी, जो आम आदमी लेकर आएगा, जिसका बच्चा भूख से मर रहा होगा, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही होगी, जिसके लिए डेथ सर्टिफिकेट की कीमत भी 1300 रुपया हो गई है 300 से, जिसको पता होगा कि मेरे पास 5000 रुपया जो है वो 1000 से भी कम उसकी मालियत रह गई है, जब जिसको पता होगा कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिसको पता होगा कि अब इस पाकिस्तान के अंदर सवाए भूख के कुछ नहीं है, जब वो देखेगा कि अमीरों के बच्चे जो हैं वो 5 स्टार होटलों में जा रहे हैं, जब वो देखेगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में सियासतदान, उनके बच्चे, और गाड़ियों के अंदर उनके महंगे कुत्ते जो हैं वो हैं, जब उनके जानवर अच्छा खाना खा रहे होंगे और गरीब का बच्चे को नवाला नहीं मिल रहा होगा, तो यासर फिर इंकलाब आएगा। वो इंकलाब आएगा खामोश इंकलाब जिसे कहते हैं, अवाम लेकर आती है, उससे रियासत का भी नुकसान होगा, उससे अवाम का अपना भी नुकसान होगा। इनका क्या है, मुख्तलिफ सियासतदान टिकटें पकड़ेंगे, पाकिस्तान से बाहर भाग जाएंगे। पाकिस्तान से किसको कितनी मोहब्बत है ये तो मुझे बताए ना। इस वक्त मौजूदा हालात में आइन की पासदारी आपने भी अभी वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू सुनी है, मैंने भी सुनी है। वज़ीर ख़ज़ाना की पहले दिन की गुफ्तगू निकाल के रखते, वो दिखाते जब उन्होंने कहा था डॉलर नीचे आएगा, मैं चाहे आसफ जरदारी की भी वो दिखाते कि उस आसफ अली जरदारी ने कहा था हमारी हुकूमत आएगी तो डॉलरों का ढेर लग जाएगा। बिल्कुल ढेर लग गया है, लेकिन कहाँ पे? उनके घरों में, उनके पाकिस्तान से बाहर अकाउंट्स में, उनके पाकिस्तान से बाहर जो मालियाती इदारे उन्होंने बना रखे हैं वहाँ पे लग गया है, यहाँ पे नहीं लगा। यहाँ पे गुर्बत छा गई, यहाँ पे अवाम को धक्के दिए गए, अवाम को गरीब दर करीब कर दिया गया। आटे की लाइन में लगने वाले आटा तो नहीं मिलता लेकिन मौत लेकर जाते हैं। यहाँ पर लोग खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। आपको मैं एक खबर दूँ यासर, ये आप देख लें, आपको पता है 75% स्कूलों में, 75% स्कूलों में बच्चों की तादाद 25% कम हो गई है। 25% बच्चों को स्कूलों से उठा लिया गया है। क्यों? वालिदैन फीस नहीं दे सकते, किताबों के खर्चा नहीं उठा सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, किस तरह भेजिए वो? भाई आज डॉलर जिस कीमत जगह पहुंच गया है, ये इसाक डार साहब जो वादा करके आए थे, जिस वाक़े जो तकरीर फरमाई थी, और उसके बाद हमारे बहुत से लोगों ने कहा था बड़ी माशियत ये कमाल की होगी, अब किधर चले गई है? लेकिन राना साहब, उसके लिए जब आर्टिफिशियल आपने डॉलर को रोकना हो तो उसके लिए आपके ज़र मुबादला में भी तो ज़खायर मौजूद होने चाहिए ना। बैंक से निकालें, मार्केट में इन्वेस्ट करें। अब तो वो भी नहीं है, तो उनके पास कोई चारा ही नहीं था। दावे तो कर आए लेकिन कार्टलाइजेशन ना रोक पाए, यहाँ से जो अफगानिस्तान मुंतकिल होता वो ना रोक पाए। अब बैठ के अफगान ट्रांजिट के ऊपर गौर किया जा रहा है। मुझे एक बात तो बताएं, ये सारी चीज़ें उनके पहले इल्म में थी ना, ये उन्हें इल्म था ना, तो फिर क्यों नहीं किया? क्यों कैसे वादे किए? फिर सारा कुछ जो है आज के दिन तक भी इनको कोई काम नहीं आता जी। पीटीआई सारा कुछ खराब करेगी। और आप 10 माह में यहाँ पे क्या चूसनी लेने आए हैं? आप 10 माह में क्या करने आए हैं? आप इस 10 माह में आपने किया क्या है?
इस 10 माह में कोई एक चीज मुझे बता दें। यासर साहब, अगले हफ्ते जब आप प्रोग्राम कर रहे होंगे, जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे होंगे, उस वक्त मुझे बताइएगा कि रोड पे कितनी गाड़ियां नजर आती हैं आपको। उस वक्त मुझे बताइएगा कि बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई है। उस वक्त मुझे बताइएगा। ये आप ज़हन में रखिए, एक हफ्ते बाद, मैं एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं कह रहा, एक हफ्ते बाद क्या करना है इस हुकूमत को। यहां पे कमाया गया अपने केसेस का हाथमा, यहां पर मशीरों की, वजीरों की एक पूरी फोर्स लगा दी गई। यहां पर असम्बलियां डिसॉल्व होती हैं, मुझे एक चीज बताएं, असम्बलियां तहलील होती हैं, वहां पे इलेक्शन ये नहीं करवाते, इसलिए इलेक्शन नहीं करवाते कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये मरियम साहिबा सुबह आ रही हैं, क्या तकरीर करेंगी कि मेरे चचा की हुकूमत में आटा नायाब हो गया, मेरे चचा की हुकूमत में डॉलर महंगा हो गया, मेरे चचा की हुकूमत में लोगों को रोटी नहीं मिल रही, मेरे चचा की हुकूमत में पानी नहीं मिल रहा, मेरे चचा की हुकूमत में सर्दियों में बिजली नहीं मिल रही। अभी तो ऐसे नहीं चले भाई, कोई ऐसी चीज नहीं। ये आके कहेंगी, ये तकरीर फरमाएंगी, कल कहेंगी जनाब नहीं, इमरान खान जो है उसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। और तुम 10 महीने तुम्हारी हुकूमत चूस रही है, लेके आई है, क्या करती रही है। फिर इस हुकूमत को मुंशी कहना चाहिए, इस हुकूमत के जुम्मेदारान को मुंशी कहना चाहिए। यासर साहब, ये क्या करते रहे 10 माह में, बताएं ना। 10 माह में सवाए मुल्क में महंगाई हो गई जनाब, उसने गरीबी। साहब क्या समझते हैं, जब 2 सूबों के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे, यहाँ पे फिर कामयाबी कैसे मिलेगी? ये इसका शेड्यूल क्यों जारी करवाया गया? भाई इसलिए करवाया गया, ये एक ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। बिल्कुल इनको कामयाबी नहीं मिलेगी, 1% नहीं मिलेगी। लेकिन इन्हें पता है वो इलेक्शन जो होंगे वो 3 माह के लिए, 4 माह के बाद हमने डिसॉल्व हो जानी है, वैसे टाइम पूरा हो जाना है, तो उसको चलने दें, कोई बात नहीं। पागल हैं ये ना ऐलान करके फंस गए हैं। अब पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले इदारों का इम्तिहान है, अब पाकिस्तान की अदलिया का इम्तिहान है। देखते हैं अदलिया कानून की पासदारी करती है या किसको यहाँ मसालत होती है या कोई और रास्ता। अगर कोई और रास्ता है तो ख़त्म करें ये निगरान सेटअप भी सारा, पुरानी असम्बलियों को बहाल कर दें कि जनाब आइन कहता है कि जनाब अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, मुल्क की हालात बेहतर नहीं है, लिहाजा पुरानी असम्बलियाँ बहाल कर दें। फिर नजरिया ज़रूरत तो ये भी है, करे, फिर उनके इस्तीफे भी खत्म करे जनाब। अगर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पैसे हो सकते हैं, अगर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाकिस्तानी माशियत जो है वो ठीक हो सकती है, तो दोनों सूबों के लिए क्यों नहीं? इसलिए कि जनाब मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद मौलाना फजल रहमान, ANP, MQM, जितनी जमातें आप ले लें, उनकी तमाम जमातों के पल्ले कुछ नहीं है। लोग उन्हें वोट देने के लिए तैयार नहीं है, लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लोग समझते हैं कि इन्होंने महंगाई का तूफान लाए, लोग समझते हैं कि इनकी वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, आटा सड़कों पे ट्रक खड़े हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं, मासूम बच्चे उठाए खवातीन जो है वो आटा लेने के इंतजार में खड़ी हैं। कभी आपने किसी अमीर ज़ादे को गाड़ी खड़ी करके आटा लेते देखा है? कभी आप इस तरह करें, आज के मेहमान जितने हमारे हो इनसे पूछना हम शुरू करें कि भाई बताएं भाई प्याज का क्या भाव है, चीनी का क्या भाव है, आटे का क्या भाव है, घी का क्या भाव है, दही का क्या भाव है, दूध का क्या भाव है? नहीं पता होगा। इसलिए नहीं पता होगा कि इनको जरूरत पेश नहीं आती, सियासतदानों को इन भावों का पता ही नहीं होता। इनको भावों का पता होता है, इनको पता होता है कि सियासत का क्या भाव है, टिकट का क्या भाव है, सेनेट के इलेक्शन का क्या भाव है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, इनको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में वोट देने का भाव क्या है, इनको पता है अपना जमीन बेचने का भाव क्या है, इनको पता है अवाम को पागल बनाने का भाव क्या है, इनको पता है इलेक्शन में किसको खरीदने का भाव क्या है, अपने आप को बेचने का भाव क्या है, ये इनको पता है। यासर राणा साहब, अगले 2 हफ्तों बाद का पाकिस्तान का 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, मैं कह रहा हूं 1 हफ्ते बाद जरा आप हालात तो देखिएगा, 2 हफ्तों पे ना जाए, 1 हफ्ते बाद, अगले हफ्ते जुमे के दिन ही जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे उस वक्त जरा हालात का जायजा लीजिएगा, फिर हम मुझे बताइएगा कौन कहां पे है। फजल रहमान साहब जो हैं, अब उनको जमीन गर्म नजर नहीं आ रही, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को महंगाई नजर नहीं आ रही, मरियम साहबा जो कहती थी मियाँ साहब का दिल दुखता है, अब इस महंगाई में दिल दुखता नजर नहीं आ रहा। जनाब हमजा शहबाज साहब कहते थे मुझे फोन आते हैं बच्चे रात को दूध के बगैर सोते हैं, तो अब दूध की नहरें बह गई। क्या हो गया? कोई एक चीज मुझे बता देना,
यहाँ पे आप लोगों ने इख्तिदार भी बांटा तो पंजाबी के मसाले अंदा बड़े रोड़िया मुरमुर अपने कार, ये तो आपने की है। आपने ये किया है कि आपने इंतकामी कार्रवाई की है। आपने उसके साथ जो फवाद चौधरी के साथ किया है, क्या किसी सियासी जमात के कारकुन के साथ ऐसा मुमकिन हुआ है कभी? मैं कल सुन रहा था मरियम औरंगजेब साहब की तकरीर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि इनके वक्त में ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो मरियम साहिबा, आपके वक्त में क्या हुआ? अरशद शरीफ किसके दौर में शहीद हुआ? साबर शाकर किसके दौर में मुल्क छोड़ के गया? मोहित पीरजादा साहब किसके दौर में मुल्क छोड़ के गए? आप मुझे बताए काशिफ अब्बासी और उसके बाद गुम्मन, बाकी लोग, गुलाम हुसैन चौधरी किसके दौर में पकड़ा गया? शाहिद असलम किसके दौर में उठाया गया? मेरे घर में लोगों को किसके दौर में भेजा गया? मेरी गाड़ी को टक्कर किसके दौर में लगाई गई? दीगर सहाफियों के टेलीफोन किसके दौर में आए? ये आपके दौर में आए। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीका एक्ट को खत्म करता है, आप पीका एक्ट में हामी भर के आती हैं, पीका एक्ट बहाल है। आपके लोग कहते हैं सूद खत्म, आप सूद की शरह 17% ले जाती हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? ये यासर साहब, एक हफ्ता ठहर जाइए, मैं आपको ठीक कह रहा हूं, मुझे हालात बड़े खौफनाक नजर आ रहे हैं। आप इस मुल्क को पाकिस्तान के अहम अदारे बचा सकते हैं इस फैसले पर कि एक कौमी पॉलिसी बनाई जाए, करप्ट लोगों को बाहर निकाला जाए, और उस कौमी पॉलिसी पर तमाम सियासी जमातों के उन लोगों को जो इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं, जिनकी सरमायाकारी इस मुल्क के अंदर है। 3 महीनों से हो रही है, अभी तक तो कोई डायलॉग हो नहीं सका, ना ही वो इसलिए नहीं हो सका, डायलॉग करने वाले कौन है? इमरान खान साहब ने आज जो खिताब किया है, उस खिताब का कुछ हिस्सा मुलाहिजा करते हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, और मेरी जान को खतरा किससे है, किसने प्लान तैयार किया है। गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मुलाहिजा कीजिए। मुझे पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। मैंने वीडियो बना के बाहर भेज दी। 4 लोग थे बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया मुझे कत्ल करने का, और मैंने बता दिया। उसकी वजह से वो पीछे हट गए। अगला उन्होंने प्लान बी बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया जाए। वो भी मुझे पता चल गया। मैंने तब जाके 2 पब्लिक जलसों के अंदर बताया कि ये करने लगे हैं। वो पूरी साजिश चली, तकरीबन कामयाब हो गए थे। तो अल्लाह का करम है बचाने वाला। अब ये तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूँ, और मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे, ये एंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी। राना साहब, खान साहब के आज के खिताब के बाद आप क्या राय रखते हैं? अगर वफाकी हुकूमत से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि खान साहब के पास अपने ही प्लान बहुत मौजूद हैं। उन्हें ये पता होता है कि रजीम चेंज में पहले कोई किरदार था, फिर कोई था, फिर कोई था, फिर कोई था। उन्हें खुद उसके ऊपर तस्दीक नहीं होती। तो आज खान साहब ने जो बात की और उससे पहले जो उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई, ये पूरा मंजरनामा किस नज़र से देखते हैं? 101% खान साहब ने बात दुरुस्त की है। देखिए, कोई है, मैं कप्तान को मारने का प्लान बना है, कप्तान को गिरफ्तार करने का प्लान बना, ये मैं नहीं कह रहा। आप कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब की वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। उन्होंने क्या कहा था जिस दिन ये पिंडी जा रहे थे कि दहशतगर्द तंजीमें इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इनकी जान को खतरा है। यही कहा था ना जी? ये मैंने नहीं कहा, ये इन्होंने कहा था। तो फिर अब क्या हुआ? अब भी तो वही चीज़ है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। चले मैं आपको बता दूं, मैं खबर ब्रेक कर दूं। खबर ब्रेक ये है कि अब खान साहब के पीछे एक नहीं, मेरे पास जो इतला है, जो हमें किसी जराए से पता चला है, 3 ग्रुप इसके अलावा है जिनको टारगेट, जिनका इमरान खान है, जिनका टारगेट इमरान खान है। जब आपको पता है, इंतजामिया को भी पता है इस बात का, तो क्यों सिक्योरिटी हटाई गई? कप्तान ने आज एक और रिकॉर्डिंग कराई है। यस सर, ये बात काफी देर बाद निकलनी थी, मैं आपको निकाल रहा हूं अपने प्रोग्राम में, मैं ये ब्रेक कर रहा हूं। कप्तान ने एक और रिकॉर्डिंग आज कराई है, और उस रिकॉर्डिंग में अहम तरीन चीजें जो है डिस्कस की गई हैं, बताई गई हैं कि ये हो सकता है। और मैं ये भी बता दूं, कप्तान 2 हफ्ते बाद नहीं, उससे जल्दी बाहर आने वाला है, निकलने वाला सड़कों पे। यह ज़मीनी इलेक्शन करा के हुकूमत ने अपनी, मैं समझता हूं कि सियासी जनाजा तैयार कर लिया। इतनी महंगाई होगी जिसकी इंतहा कोई नहीं। रमजान में तो हमारे मुल्क में वैसे ही महंगाई नहीं संभाली जाती, वहां तो हमारा मुल्क है जहां चीजें डबल हो जाती हैं।
और उससे पहले आप मार्च में इलेक्शन करा रहे हैं। पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी हो जानी है, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी, खाने वाली गोली, जहर वाली गोली तक महंगी है। ये यहां तक कर दी है ना। सब सिक्योरिटी के पीछे मंतिक, अगर खान साहब की सिक्योरिटी वापस डराना चाह रहे हैं काम है तो फिर कुली तौर के ऊपर ये तो बहुत बड़ी फहरिस्त है जिनसे सिक्योरिटीज वापस ली गई। जी बड़ी फहरिस्त है, मेरे पास नाम कुछ मौजूद है जिनकी जान को खतरा है। कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, हम वो भी बताएंगे, नाम बताऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। याद करें हमने अपने प्रोग्राम में जो कहा था पिछले हफ्ते, सेम टू सेम उसी तरह जा रहा है, आगे भी उसी तरह होगा। मरियम साहिबा आ रही है, मरियम साहिबा को आने दें। ये मरियम साहिबा को, बड़े मियां साहब को खुश करने के लिए और कुछ सियासी ताकतें। अब इमरान खान, उन्हें पता है कि इमरान खान को हम बजरिया इलेक्शन शिकस्त नहीं दे सकते, इमरान खान को हम इखलाकी तौर पर भी शिकस्त नहीं दे सकते। इमरान खान ना हमें सियासी मैदान में, ना इंतहाबी मैदान में, दोनों मैदानों में हम उससे नहीं जीत सकते, वो हमें हरा देगा। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, कप्तान के खिलाड़ियों को गिरफ्तार करो, नहीं गिरफ्तार होते जख्मी करो, नहीं जख्मी होते कोई और काम डलवा दो। ये तो आसान तरीन काम है। और उसके बाद खान के इर्द गिर्द खौफ पैदा कर दो। जितना इन्होंने खौफ पैदा किया है, मैं अभी समान पार्क के पास से गुजर के आया हूं, यासर मैंने इतना जो वलवला नहीं देखा। ना लोग सर्दी देख रहे हैं, ना लोग आने वाली बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लोग खड़े हैं। लोगों ने कहा हम मर जाएंगे, हम यहां से नहीं जाएंगे। सियासतदान हो, आम आदमी, सब वहां पे मौजूद है। लेकिन इंतजामिया अपने साथ और इस मुल्क के साथ जो खेल खेलने जा रही है, ये बहुत महंगा खेल होगा। मुझे कल बताइएगा आप, कब एक साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी तो वापस ले ली गई, और एक साबिक वज़ीर आज़म की बेटी जो ना MPA, ना MNA, ना कभी असम्बली की मेंबर बनी, ज़रा उनकी कल सिक्योरिटी देखिएगा। फिर मुझे बताइएगा कि ये खेल कहाँ पर कौन खेल रहा है, इस खेल के पीछे क्या है। ये खेल पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये खेल किसी और को खुश करने के लिए है। और हम मर तो सकते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का साथ नहीं दे सकते, ना हम उस पर खामोश रह सकते हैं। आपको मुझे बोलना पड़ेगा, हर एंकर को बोलना पड़ेगा। मुझे बताएं, सलमान गनी साहब का ट्वीट आपने देखा आज? हामिद मीर साहब का ट्वीट आपने देखा? उन दोनों ने कहा भाई 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं आप करा रहे, 90 दिन में इलेक्शन होने जरूरी है। और सलमान गनी ने तो यहां तक लिखा है कि मरियम साहिबा आपके चचा की हुकूमत है, क्या बयानियां पेश करेंगी, कि कौन कौन सी चीज कितनी कितनी महंगी होगी, ये भी डाल दें। वो इनको तो ये नहीं समझ, इनको रात को नींद ना आए। अच्छा राणा साहब, क्या इनको रात को नींद ना आए तो सुबह उठ के ये कह देते हैं इमरान खान की वजह ना नहीं आई, उसके जिम्मेदार भी इमरान खान है। अच्छा राणा साहब, क्या समझते हैं अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख नहीं सामने आती, नहीं आनी सामने यार, इलेक्शन 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, PTI की स्ट्रेटजी रमजान के बाद हो रहे हैं। फिर PTI की स्ट्रेटजी क्या है? कोर्ट में चले गए, देखिए कोर्ट में चले गए। इस कोर्ट में जाने के बाद अब तो अदलिया की जिम्मेदारी है। अब कानून की पासदारी करने वाले अदारों की, कानून की पासदारी करवाने वाले अदारों की, उनकी बारी है। अब उनको फैसला करना होगा। यासिर साहब, अगर नहीं होता, कप्तान निकलेगा और चले मैं आपको दे दूं, कप्तान इस जमान पार्क से एक बड़ी रैली की सूरत में निकलेगा, और कप्तान फिर इस तरह निकलेगा। फिर कप्तान ये नहीं होगा कि यहाँ पे जलसा ख़त्म, यहाँ पे रैली ख़त्म, घर को वापस चले जाए, कल फिर आएंगे, नहीं। फिर कप्तान निकलेगा और आपकी 100 से ज़्यादा कप्तान के साथ लोग होंगे, और कप्तान ऐसी तहरीक चलाएगा जिसके आगे कोई भी खड़ा नहीं हो। हुकूमत की प्लानिंग क्या है? हुकूमत के पास इस वक्त ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उससे निकलने के इम्कानात क्या हैं? हुकूमत सोच विचार क्या कर रही है, इंतखाबात के हवाले से या पॉलिटिकल डायलॉग्स के हवाले से? तो इसी बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मुल्क की मौशी सूरत हाल जो है ये किस तरीके से बेहतर होगी, सियासी इस्तेहकाम आता दिखाई नहीं दे रहा। वफाकी हुकूमत ये कहती है कि मुद्दत की तकमील के बाद ही नए इंतखाबात होंगे। क्या ज़िमनी इलेक्शन का ही दौरा चलता रहेगा? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इंतखाबात की अभी तक तारीख नहीं दी जा सकी, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? मुल्क की मईशत को किस तरीके से सहारा दिया जाएगा? क्या कोई उम्मीद की किरण अभी बाकी है? इसी बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। राना एहसान साहब, बात का आगाज करते हैं डॉलर के डी कैप होने से। डॉलर डी कैप हुआ और 2 दिनों के अंदर 24 घंटे के दौरान ही ये 31 रुपए से जायद पैसा जो है रुपया वो डी वैल्यू हुआ है। उससे आने वाले दिनों के अंदर जो महंगाई का तूफान आएगा उसका बखूबी अंदाजा आपको है। हुकूमत समझती है कि मईशत बेहतर समत में है? देखें, ये जो डी कैप किया गया और मार्केट बेस एक्सचेंज रेट को किया गया, ये IMF की एक शराइत थी। और अभी जो रास्ता जो इस वक्त इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए है, वो सिर्फ IMF का रास्ता है, क्योंकि उसके अलावा मैं समझता हूं कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो IMF की एक शराइत थी और इसके अलावा भी जो शराइत हैं हम उनके प्रोग्राम में हैं, हम वो पूरी करने जा रहे हैं। और उससे बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में एक महंगाई का एक कह लें कि तूफान आएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि ये शॉर्ट टर्म होगा और दुनिया में एक कमोडिटी सुपर साइकिल टूट रहा है, तो ये चीजें आगे आने वाले चंद महीनों के बाद स्टेबलाइज। लेकिन राना साहब, सवाल ये है कि हमारे वजीर खजाना इसहाक डार साहब जब आए थे तो उन्होंने उसके 2-4 दिन बाद मीडिया पे आके ये बयान दिया कि मैं अपनी एक्सपर्टीज से ये बता सकता हूं कि डॉलर जो है वो 200 से नीचे रहेगा। अब आज राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि डी कैप करने से इसकी असल सिचुएशन की बहाली हो चुकी है। तो फिर हमें ये बता दें कि आर्टिफिशियल क्या इसको रोका गया था? देखिए, बिल्कुल इंटर बैंक का जो रेट है वो फिक्स किया गया था, जिसकी वजह से जो है मैं समझता हूँ, देखिए उसकी भी लॉजिक है, थ्योरी है कि क्यों किया गया, लेकिन वो तब कामयाब होता अगर हम इनफ्लोज जनरेट कर लेते जो रिजर्व्स को बिल्डअप करते। तो जो मार्केट में स्पेकुलेशन का एलिमेंट है वो टूट जाता और हमारे पास रिजर्व्स होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें फ्रेंडली ममालिक की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई। तो फिर ये इसको बरकरार रखना, ये मैं समझता हूं कि ये अच्छा फैसला हुआ कि इसको डी कैप कर दिया गया। और जिस तरह मैं कह रहा हूं कि अब यही एक रास्ता है शॉर्ट टर्म में कि हम मुल्क को अगर डिफॉल्ट से बचाना चाहते हैं तो हमें इस प्रोग्राम को मुकम्मल करना है और वो हम करने जा रहे हैं। देखें, जो दार साहब ने पुरानी बात की जिसका जिक्र आपने किया, जो इकोनॉमी है उसमें कोई चीज हम गारंटी नहीं कर सकते। जिस तरह कारोबार में आप मुनाफा गारंटी नहीं कर सकते, इसी तरह इकोनॉमी की भी चीजें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। और दुनिया में एक क्राइसिस सिचुएशन है जिसकी वजह लेथार्जी है फंड करने की या फ्रेंडलीज की तरफ से। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये कम से कम जो LCs रुकी हुई थी, जब हमें इनफ्लोज मिल जाएंगे तो ये चीजें बहाल होंगी। जो इंडस्ट्री का पहिया रुकने की तरफ जा रहा था। राना साहब, आपने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि एक तो डॉलर को 2 नंबरी करने वालों को पकड़ेंगे और सजा मिलेगी, आपने ही कहा था। दूसरा, अगर आपको पता था ये सारा मामला होना है तो फिर 4 माह या 3 माह जो अजियत में कौम ने गुजारे हैं, जो कंटेनर जिसमें फंसे हुए हैं, ये पहले कर लिया जाता। क्यों कौम को फिर इस तरफ लगाया गया? क्यों गलत में की गई? फिर दो वजूहात इसकी। एक तो सैलाब आ गए जिससे 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ मुल्क में। तो हुकूमत की बारहा कोशिश थी कि हम IMF की शराइत को जो है वो नरम करा सके। दूसरा, हमें उम्मीद थी कि हमें कोई फ्रेंडली ममालिक से इनफ्लोज जो है वो आ जाएंगे। ये दोनों चीजें ये मुमकिन ना हो सकी और हमारे जो रिजर्व्स हैं वो काफी कम हद तक आ गए, जिसकी वजह से इन चीजों को बरकरार रखना मुमकिन नहीं था और IMF के शराइत को मानना ही जो है वो करेक्ट रास्ता था। तो ये वजूहात थी कि जिसकी वजह से ताखीर हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि हुकूमत ने एक जेन्युइन और दार साहब ने एक जेन्युइन कोशिश की कि इन दोनों चीजों के ऊपर हमें कोई सक्सेस हो जाए, लेकिन मैं एग्री करता हूं कि ऐसा नहीं हुआ। आप राना साहब ये देखें कि आलमी मंडी में जो सोना है वो फी आउंस $7 कम हो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि एक ही दिन में 7,000 रुपए का इजाफा हो चुका है। ये पाकिस्तान में आम शख्स वो अपनी बेटी की शादी के मौके के ऊपर अगर छोटी सी बालियां उसे गिफ्ट करना चाहे तो वो उसके लिए ख्वाब बनता जा रहा है। मुतवस्सत तबके की जिंदगी पाकिस्तान में क्या बाकी रही?
देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ, मुश्किल हालात है, लेकिन ये जो खराबी है ये मुख्तलिफ हुकूमतों ने बिल्डअप की है, और हमें अब आगे बढ़ने के लिए जो है दुरुस्तगी लानी होगी। जो सब्सिडी का स्ट्रक्चर है इस मुल्क में उसको दुरुस्त करना होगा। हमें अपने कह लें कि जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसके तवाज़ुन को हमें बेहतर करना होगा। हमें रेमिटेंसेस के साथ इनको और एक्सपोर्ट्स के साथ इंपोर्ट्स को हमें जो है वो बैलेंस करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आईएमएफ का प्रोग्राम होने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये आर्जी तौर राना पे साहब ये सारी हमें चीजें दुरुस्त हैं, आईएमएफ के प्रोग्राम से ही आगे बढ़ सकते हैं। फिर कौम को झूठा दिलासा क्यों दिया गया? ये सैलाब से पहले आपने कौन सा ऐसा तोहफा दे दिया? सैलाब आए हुए हो गया, उससे पहले भी 5 माह हो गए थे आपकी हुकूमत को। कोई 5 माह में एक चीज मुझे बता दें जो सस्ती हुई हो। अब तो कौम मरने पे कौम मरने के लिए तैयार हो चुकी है। कफन महंगा, डेथ सर्टिफिकेट महंगा, रोटी महंगी। राना साहब हर चीज राना साहब 1400 अरब का खसारा ये गैस के सेक्टर में छोड़ के गए 3.5 सालों में। हमें आईएमएफ कहता है उसको आज दुरुस्त कर दो। 200 अरब हमने भी उसमें डाले। नहीं हुकूमत लेनी थी, इनके पल्ले पड़नी थी ताकि लोग इन्हें पूछते, इनको गिरबान से पकड़ के भाई निकालते। आपने नहीं लेनी थी। इनके पल्ले होती तो शायद डिफॉल्ट कर चुका होता मुल्क। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको डिफॉल्ट से बचाया। आगे मुल्क को आपने बचा लिया, कोई शक नहीं है। अवाम को भूखा मार दिया राना साहब, मुल्क को बचा लिया, अवाम भूखी मर गई। माने इस बात को आप। राना साहब हमें आपका भी साथ चाहिए होगा कि आप अवाम को गाइड करें कि ये जो नागुज़ीर स्टेप्स थे अगर ना लिए जाते तो ये मुल्क की मईशत और खराब हो जाती। चले मैं राना साहब इसमें आपसे कुछ तस्सीह चाहूँगा और उसकी अथेंटिफिकेशन चाहूँगा कि क्या आप उसकी तायीद करते हैं या तरदीद करते हैं। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ बहाल हो जाता है तो क्या उसकी मद में बिजली की कीमत में, गैस की कीमत में, पेट्रोलियम लेवी जो डीजल की है वो 50 रुपए तक लेके जाने में, पेट्रोल की कीमत में 25% इजाफा करने में, क्या ये तमाम शराइत हम पे लागू नहीं होंगी? जितने सेक्टर को आपने सब्सिडाइज किया हुआ है क्या उन सब का खात्मा नहीं हो जाएगा? टैक्स कलेक्शन के हवाले से उसने जो शराइत लागू की हुई हैं क्या उन सब पर अमल दरामद नहीं होगा? देखिए बहुत सारी जो आपने बातें की, इन्हीं चीजों के ऊपर हमें जो है वो ये सब कुछ करना होगा। बिल्कुल अगर रूबहू आपने नहीं, जिस तरह आपने कहा उस तरह नहीं, तो थोड़ी सी लेसर इंटेंसिटी के साथ हमें ये सारे इकदाम लेने होंगे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सारे इकदाम जो हैं ये अब नागुज़ीर हैं। अगर ये इनको कंटिन्यू किया जाता है तो जिस तरह मैंने कहा कि मुल्क एक डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इसमें हमें शॉर्ट टर्म में मुश्किलात का सामना आवाम को करना पड़ेगा, मुल्क को करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नहीं लेते ये इकदाम तो शायद और भी बदतर हालात हो जाए। तो ये फैसले जो हैं ये करेक्शन है, ये स्टेबलाइजेशन है इकोनॉमी की, और ये लाजमी। बता दें, एक मुख्तसर से ये बता दें, ये सारे स्टेप लेने के बाद भी अगर आप स्टैंड ना ले सके, अगर आप फिर भी उस पोजीशन पे ना आ सके जिस पोजीशन का आपका ख्याल है या जो अवाम को आप एक दिलासा दे रहे हैं 10 माह से, अब तो 9 माह भी गुजर गए ना, 10 माह से फिर भी ना हो सका तो फिर क्या होगा? क्योंकि इन 10 माह में आपने काम बहुत किए हैं, मुकदमात ख़त्म करने के आपने काम बहुत किए हैं, नैब तरामीम के आपने काम बहुत किए हैं कि जिनको कोई तमाम जितने आपके साथी थे या जो आपको साथ दे रहे थे उनके केसेस ख़त्म करने में। लेकिन को अवाम के लिए क्या ये काम करने के बाद कुछ हो जाएगा? नहीं, देखिए मैं समझता हूं कि ये जो सारा कुछ, ये जो इतनी जो मुश्किल है ये हमने पैदा नहीं की, ये 3-4 चीजों ने पैदा की। जो 76% कर्जे लिए गए पीटीआई के दौर में, जो बहुत ही कम अरसे में इतना ज्यादा कर्जा लिया गया, जो एक खोखली ग्रोथ रेट करने के चक्कर में बहुत बड़े खसारे छोड़े गए, जो सर्कुलर डेट छोड़ा गया, जो गैस सेक्टर का डेट छोड़ा गया, तो हमने तो स्टेबलाइज करने की कोशिश की है इकोनॉमी को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास एक रास्ता था कि नैब की तरमीम हम ना करते और पूरी पीटीआई क़यादत को उस काले कानून के तहत जो है एसेट बियॉन्ड मीन के केस बनाते और सबको अंदर कर देते। हमने उस बात को बंद किया। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी चीज हुई कि नैब को एक जो सियासी आला के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। चले आपकी इसी बात को मान लिया जाता है। राना साहब, बगैर किसी पार्टी वाबस्तगी से हटके आप ये बताइए, एक आम पाकिस्तानी के तौर पे पीएमएलएन ये कहती है कि 3 बार के वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स के साथ बेहतर सलूक नहीं किया गया।
तो फिर सवाल ये बनता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म के पास जो सिक्योरिटी होती है, साबिक वज़ीर आला के पास होती है, वो तमाम तर सिक्योरिटीज़ वापस ले ली गई। किस मंतिक के तहत? क्या इसे सियासी इंतकाम के तौर पे देखा जाए या फिर आपकी किफ़ायतशारी मुहिम के तनाजुर में देखा जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर वजीर आजम, जो साबिक वजीर आजम इमरान खान है, वो समझते हैं कि उनको एक एक्स पीएम की सिक्योरिटी की जरूरत है, तो वो और डिमांड करते हैं तो उनको वो मिलनी चाहिए। और इसी तरह जो साबिक वजीर आला की जो एक सिक्योरिटी प्रोवाइडेड होनी चाहिए, उनको वो अगर डिमांड करते हैं वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो अजाफी थी और उसकी जरूरत नहीं थी तो वो उनको अगर वापस ले लिया गया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अगर वो महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी के ऊपर कोई थ्रेट है और उसके लिए उनको अजाफी सिक्योरिटी चाहिए है, तो वो जरूर राब्ता करें इंटीरियर मिनिस्टर से या आपकी जो पंजाब की पुलिस है, तो उसके अंदर जरूर ताबन मिलना चाहिए। मैं इस चीज से मैं एग्री करूंगा कि फालतू सिक्योरिटी किसी के पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर उसको कोई थ्रेट है तो उसकी मुताबिक के साथ और उसके पुराने ओहदे को अगर कोई लिंक है तो वो मिलनी चाहिए सिक्योरिटी। राना साहब, आप आइन के पासदार हैं, आइन की बात करते हैं और आइन के लिए आप जंग ला रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने की जंग ला रहे हैं। आपकी 2 असम्बलियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ पे इलेक्शन की तारीख़ आप नहीं दे रहे। असम्बलियों के डिज़ॉल्व होने के बाद 35 इस्तीफ़े आप मंजूर करते हैं, उसका नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं इलेक्शन शेड्यूल का। ये क्या हो रहा है? किससे खौफ खा रहे हैं? असम्बलियाँ 2 तहलील हो रही हैं, उसका आप नोटिफिकेशन नहीं कर रहे कि जनाब इनके इलेक्शन फला डेट को होंगे। दोनों गवर्नर खामोश बैठे हैं, दोनों गवर्नर डेट नहीं दे रहे। और ये जो आपने उसके बाद जो असम्बलियाँ जो 35 इस्तीफे मंजूर किए हैं, उसकी आपने फौरी तौर पे शेड्यूल भी जारी कर 35 हल्कों का 35 हल्कों का 33 का देखिए 33 का हुआ ना, 35 किए थे, 2 रिजर्व थी। देखिए, जो 33 हल्के हैं उसका तो ऑटोमेटिकली शेड्यूल अनाउंस हो जाता है और वो ईसीपी ने करना होता है। उसके लिए ईसीपी को किसी चीज की इजाजत की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो मामला है इसमें 2 इश्यूज हैं। उसके अंदर जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसके अंदर पीटीआई के दौर में ही ये एग्री किया गया, बल्कि ये ऑर्डर पास किया गया कि नए कंसेंसस के बगैर, नए सेंसस के बगैर इलेक्शन जो है वो नहीं होगा। और दूसरा जो है, मुल्क के अंदर जो माशी हालात हैं वो जिस नगर पे हैं, वहां 2 इलेक्शन जो हैं वो कराना जो है, मैं समझता हूँ मुल्क की मईशत के ऊपर और बोझ डालना है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सेंसस के मामलात हैं उसमें सूबे इन्वॉल्व हैं, सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात इन्वॉल्व हैं, तो वो अगर हम एक 5 साल की टेन्योर के लिए जा रहे हैं, आपकी यही बात मान ली जाए तो बल्दियाती इलेक्शन जो सिंध के हुए हैं वहाँ पे जमात इस्लामी एमकेएम रोती पीटती रही है कि नई मरदमशुमारी की जाए, उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ की जाएँ। तो क्या आपकी जमात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने ये एतराज़ उठाया, ये मौक़िफ़ अपनाया कि वहाँ पर मरदमशुमारी होनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि अगर आपको लगता है या किसी पीटीआई को लगता है कि हम कोई गैर आईनी इकदाम ले रहे हैं, तो कोर्ट के दरवाजे खुलें। कोर्ट ने पहले भी, जब इन्होंने पीटीआई ने आइन शिकनी की कासिम सूरी की शक्ल में, तो 5 मेंबर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के उनको आइन शिकन उनके माथे पे लिख दिया कि इन्होंने आइन शिकनी की। तो अगर इनको लग रहा है कि गवर्नर कोई ज्यादती कर रहा है या गलत कर रहा है, डेट नहीं अनाउंस हुई, तो अदालतें खुली हैं और अदालतें जो हैं वो इस मामले के ऊपर जो है वो कोई फैसला कर सकती हैं कि ये मामला जो है, जो 2 वजूहात मैंने बताई, वो अगर आइन में मौजूद है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और ये मैंने नहीं कहा, ये आपके आइन ने कहा है। और अगर तो उस 90 असम्बली तोड़ने से पहले आपने मरदमशुमारी शुरू की होती या मरदमशुमारी की डेट दी होती तो आपके पास एक जवाब भी बनता। असम्बली तहलील होगी, सारा कुछ हो गया, चंद दिन बाद कह दिया गया मार्च से लेकर अप्रैल तक मरदमशुमारी की जाएगी, उसके बाद फिर नई हल्का बंदियाँ होगी। सीधी तरह हम कहते हैं कि आप इलेक्शन अभी कराने के मूड में नहीं है, जो कि आप अवाम में जाने के मूड में नहीं। कानून फिर किधर गया? वो आइन किधर गया जो 90 दिन की बात कर रहा था? देखिए राना साहब, मैं एग्री करता हूं कि आइन में बड़ा क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन 2 जो वजूहात मैंने आपको बताई वो जो है वो भी सामने है। उसके अंदर पीटीआई का अपना फैसला है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है, जिसमें सारे सूबों की नुमाइंदगी है, और दूसरा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है। लेकिन मैं तो इस हद तक मैंने आपको कहा कि अगर ये गवर्नर का प्रेरोगेटिव है, उसने इस जो है वो डेट अनाउंस करनी है, अगर वो नहीं करते अनाउंस वो चले गए कोर्ट में तो चला गया। हम तो आपसे एक सियासी वर्कर
एक नूनदान और एक सियासी जमात से हटके एक पाकिस्तानी होने के नाते से सवाल कर रहे हैं। अदालतों में तो चले गए हैं वो। देखिए, हम समझते हैं कि असेंबलीज डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए थी, अगर हो गई हैं तो चंद माह का फर्क है। अगर इलेक्शन एक वक्त में इस मुल्क में होता है वो बेहतर होगा। चले वही अच्छा, इसी नुक्ते पे आ जाए, एक वक्त में होता है तो बेहतर होगा। आप 3 महीने पीछे आ जाए, पीटीआई की मान लें। देखें, ये तो फिर अगर आपस में बैठ के मुज़ाकरात होते हैं तो इसके ऊपर जो है वो बात की जा सकती है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि राना साहब कौन से मुज़ाकरात, वो अपने इस्तीफे वापस लेने गए, आपने मंजूर कर लिए, 9 माह से मंजूर नहीं किए थे, कौन से मुज़ाकरात होते हैं? आप कहते हैं पार्लियामेंट एक बड़ा फोरम है, वो पार्लियामेंट के फोरम के लिए गए तो आपने अपने राजा रियाज को बचाने के लिए उनका इस्तीफे नहीं, वो पार्लियामेंट के फोरम पे नहीं गए। पार्लियामेंट उन्होंने 2 पार्लियामेंट्स डिसॉल्व कर दी, उसके बाद वो पार्लियामेंट में पाकिस्तान के एजेंडे पे नहीं जा रहे थे, वो पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर बात करने नहीं जा रहे थे, वो सिर्फ सियासत करने जा रहे थे, वहां गन डालने जा रहे थे, तो उनको रोक दिया गया। अगर वो सियासत कर सकते हैं, वो पाकिस्तान यानी कि नहीं कर सकते, आपस में कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सकते, तो पाकिस्तान उनके मुताबिक नहीं चलना। इस्तीफे उन्होंने दिए हुए थे, इस्तीफों की खेल मैं समझता हूं जो जाली इस्तीफों की खेल है वो खत्म हो गई। ये इस्तीफे एक्सेप्ट होने के बाद आज के बाद पीटीआई मेरे ख्याल से जाली इस्तीफे कम से कम नहीं देगी, क्योंकि अगर देगी तो फिर अच्छा चले इसी बात पे आ जाए राना साहब, अगर तो वो जाली इस्तीफे थे तो फिर आईन और कानून की पासदारी कहां पे गई? उसी के दायरा कार के अंदर रहते हुए मुस्तनद इस्तीफे कबूल किए जाने थे बकौल राजा परवेज अशरफ साहब, फर्दन बुला के तस्दीक करूंगा, यकीन दहानी होगी तब मंजूरी होगी। अगर जाली थे तो फिर आपने भी कानून के खिलाफ काम किया। जाली इस्तीफे इसलिए थे कि वो मरात लेते रहे, 2014 में भी इस्तीफे दिए, लानते भेजी उन्होंने पार्लियामेंट को, फिर उसी पार्लियामेंट में आके बैठे, तो अभी भी इस्तीफे दिए और फिर कहते हैं कि हम तो इस्तीफे जो हैं वो हमारे कबूल क्यों कर लिए गए। तो इस बुनियाद पे मैं उनको जाली कह रहा था। जो आपने स्पीकर साहब की बात की, देखें स्पीकर साहब का ये प्रेरोगेटिव है, ये उनका इस्तेहकाक है कि वो इस्तीफे किस तरीके से कबूल करते हैं। यही वजह है कि वो उसको चैलेंज नहीं करते। राना साहब यही इस्तेहकाक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के पास भी था जब उसने इस्तीफे कबूल किए थे। ये इस्तेहकाक उस पर मौजूद था। आप कहेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इस्तीफों की बात नहीं कही थी, सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बात की थी, असेंबली डिसॉल्व करने की। तो डिप्टी स्पीकर ने बतौर डिप्टी स्पीकर इस्तीफे कबूल करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिए थे, याद करें आप। तो उस अगर इलेक्शन कमीशन को भेज दिए होते तो इलेक्शन कमीशन उनको कबूल कर लेता, इलेक्शन कमीशन को नहीं भेज देते। राना साहब, मैं आप अगले प्रोग्राम का टाइम रख लें, मैं आपको वो सारी चीज़ें आपके सामने रख दूंगा, फिर आप फैसला कर लीजिएगा कि गलती किससे कहाँ पे हुई है। चले, अगर वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं भेजे होंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ मैं माजरत कर लूँगा, अगर भेजे होंगे तो फिर आप भी इकरार कीजिएगा कि आपकी हुकूमत ने ये गैर-आईनी काम किया या आईनी काम किया। अच्छा चले, एक आखिरी सवाल राना साहब, क्या समझते हैं मरियम नवाज साहिबा तो वापस आ रही हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये पार्टी ने फैसला करना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कब वापस आना है, और ये उनका पार्टी में तो आप भी हैं, पार्टी पिछले 2 साल से फैसला ही नहीं कर रही। हमें तो खबर ये मिलती है कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, फिर खबर ये मिलती है कि पार्टी ने मना कर दिया है कि अभी आप वापस ना आए। देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि वो जल्द वापस आए और हमारे दरमियान हो, लेकिन ये मुझे अभी इस वक्त नहीं पता वो कब आएंगे। मुझे लगता है इलेक्शन से पहले वो जरूर पाकिस्तान में होंगे और इलेक्शन कैंपेन जो है वो लीड करेंगे। इलेक्शन कैंपेन को लीड किया जाएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मज़ीद भी बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल ये है, जिस तरह राना एहसान अफजल साहब ने तज़किरा किया कि पाकिस्तान के अंदर माशी बहरान अभी मजीद बढ़ेगा, IMF की हमने डील मांग ली तो मुश्किलात तो आएंगी, तो फिर बेहतरी का रास्ता कौन सा है? इंतखाबात तो वो कहते हैं कि 3 महीने बाद हो जाएं, तो फिर क्या मसला है? तो लिंगर ऑन किस तरीके से किया जाएगा? PTI की स्ट्रेटजी क्या होगी? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के।
चौधरी साहब, हुकूमत ये कहती है कि इंतखाबात 3 महीने बाद हो जाएं या 6 महीने बाद, एक वक्त पे हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। वो तो 6 महीने का वक्त दे रहे हैं, तो फिर पीटीआई अपना बयानिया किस तरीके से मजबूत बनाएगी और अवाम को मुतहर्रिक करेगी? जी बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो ये है कि ये मुल्क कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है और ये कोई गया गुजरा मुल्क नहीं है। ये 22 करोड़ लोगों का एक वाइब्रेंट मुल्क है कि जो एक बागैरत कौम है। इस मुल्क का एक आइन है और उस आइन के तहत सारा निज़ाम कायम है और तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अगर रास्ता पाकिस्तान का कोई है तो आइन और कानून के मुताबिक चलने का, रूल ऑफ लॉ के इम्प्लीमेंट होने का है। अगर रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होगा और आइन के मुताबिक चला जाएगा तो पाकिस्तान सही रास्ते के ऊपर आ जाएगा। और आइन ये कहता है कि जब 2 सूबे उनकी असलियत तहलील हो जाएं और आज 90 रोज में बाकी रह जाएं सारे 77 दिन, तो आपको इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए, तारीख देनी चाहिए। अगर आप आइन के मुताबिक नहीं चल रहे तो इसमें कौम क्या कसूर है? फिर आज आइन के मुताबिक ही आपसे सलूक किया जाएगा। जो आइन सबवर्ट करता है, जो आइन कहता है कि 90 रोज के अंदर अंदर असेंबली तहलील होने के बाद इंतखाब होगा, तो फिर वही जिम्मेदार होगा, कोई और क्यों जिम्मेदार होगा? और ये जो रजीम चेंज हुआ था आज से 10 माह पहले, यानी क्या इस दावे से नहीं हुआ था कि इमरान खान की हुकूमत ने बहुत महंगाई कर दी और हम आएंगे और महंगाई खत्म करेंगे और इस मुल्क का बर्बाद किया? पहले वजीर खजाना मिफ्ताह थे और उसके बाद ये इसहाक डार इस दावे के साथ पीएफ के तैयारे के ऊपर चकलाला एयरपोर्ट पे उतरे कि आते साथ ही 178 रुपए पे मैं डॉलर को ले आऊंगा, बल्कि रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि मैं 160 के ऊपर भी ले आऊंगा इसको। अब इनको कोई शर्म है अपने कही हुई बात की? कोई हया है? अच्छा चौधरी साहब, ये तो सारी कौम को पता चल गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और पूरी कौम जो है इस पे आपसे ज़्यादा बोल रही है। ये तो बता दें कि अगर इन्होंने इस इलेक्शन का ऐलान ना किया, मेरे पास तो इतला ये है कि ये इलेक्शन का ऐलान नहीं कर रहे, ये 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा रहे, पीटीआई फिर किस तरफ जाएगी, क्या करेगी? कोई तहरीक तैयार है या उस पर अभी मुशावरत करनी है? राना साहब, मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ, हम तो 10 अप्रैल से एक तहरीक ही में हैं। उसमें हमने इंतखाब भी लड़े हैं, इलेक्शन भी हुए हैं, हमने जीते भी हैं 75% नताइज के साथ। हम सड़कों पे भी आए हैं, हमें रियासती तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, लोगों को जेल में भी डाला गया और इसके पुष्टपनाह जो है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के, उन्होंने भी अपना जोर लगाया। यहाँ तक कि हमारे जो सरबराह हैं उनको कातिलाना हमला उनके ऊपर हुआ, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, उनका जिस्म गोलियों से छलनी किया गया। अब मुझे बताइए कौन सा काम रह गया? हम और इमरान खान की क़यादत, हम हैं हकीकी आज़ादी की तरफ चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज अमन के रास्ते से आ जाए। अगर अमन के रास्ते से नहीं आएगी तो हम अपना पहला शहीद पेश करेंगे, जिस तरह के मौज़म को वहां पे वजीराबाद में शहीद किया गया है। हम समझते हैं ये मुल्क हमारा है, हम इसे किसी तबाही के रास्ते के ऊपर लेकर नहीं जाना चाहते, लेकिन पुरअमन एहतजाज करना और अपने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक आगे बढ़ना, ये खुद ब खुद। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मुझे ये बताइएगा, जिस दिन गरीब आदमी के पेट में निवाला नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा? हमने इन्हें समझाया है ये बात को कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले एतमाद की फजा कायम करें, 22 करोड़ लोगों में एतमाद की फजा कायम करें। आज वो चौधरी साहब वो कह तो रहे हैं कि आईएमएफ के साथ हमारी डील होने वाली है, आईएमएफ के साथ डील हो गई तो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। आपका क्या ख्याल है कि आईएमएफ के साथ डील होने के नतीजे में आज जो आटा 150 रुपए का मिल रहा है वो 200 रुपए का या 225 रुपए का नहीं होगा? यानी जब तक अनपॉपुलर लीडरशिप जो खौफजदा है इंतखाबात से, जितने इंतखाब पिछले साल में हुए ये बुरी तरह उसके अंदर शिकस्त खाई है उन्होंने, और इन्होंने सवाए अपने मुकदमे जो हैं वो खत्म कराने के, माल चोरी का हड़प करने के कोई और काम किया हो मुझे आप बता दीजिए। बैनुल अक़वामी सतह पे भी हम तनहा हो गए, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। हम दुनिया के बदतरीन सैलाब और बारिश के क्लाउड बस्टर से हम गुजरे, कोई हमें कुछ भी देखने, इसलिए कि भिखारियों को कोई कुछ नहीं देता। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बात का आगाज यहां से किया था कि बेगर्स आर नॉट द चूजर। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम वेंटिलेटर पे हैं और अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पे लगाया हुआ है। और आज मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है, तुम अल्लाह के ऊपर कैसे, तुम तो आगे दावे करते थे
कि जी आज सागदार साहब ने कहा ये अल्लाह ने मुल्क बनाया और अल्लाह ही इसको चलाएगा, तो तुमने पहले दावे क्यों किए थे कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा? अच्छा जो साहब आप आज खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ अली जरदारी ने किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हुए हैं और वो मुझे कत्ल करे, मुझे मारे, तो खान साहब की सिक्योरिटी भी ख़त्म हो गई है, खान साहब ने अवाम में भी निकलना है, सारा कुछ करना है। क्या खान साहब के दावे के मुताबिक, उनकी तकरीर के मुताबिक आप कोई FIR तो दर्ज आपकी होनी नहीं, इस हुकूमत में तो नहीं होनी, तो क्या आपको पिटीशन करने जा रहे हैं? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं आज राना साहब आपको बताता हूँ, हम अल्लाह के हुजूर FIR दर्ज कराएंगे। हम बिल्कुल कलमे की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाह के उसके साए तले रह के खौफ को हमने खत्म कर दिया। मुझे अभी मैसेज आया है कि अपना ध्यान रखना भाई, मैं अपना ध्यान रखे हुए हूँ, मैंने पहले भी कहा। नहीं, किसने मैसेज किया आपको? ये बड़ी खौफनाक बात है जो आप मेरे करीबी दोस्त ने मैसेज किया, मेरे करीबी दोस्त। अच्छा, करीबी दोस्त ने मैसेज किया कि महफूज रहना, पुलिस क्या महफूज रहना, पुलिस पकड़ने लगी है या आपको मारने की तैयारी, क्या कहा है? मेरी राना साहब बात सुन ले, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं हकीकी आज़ादी के रास्ते पे हूँ, जान भी देने के लिए तैयार हूँ और अपने आप को जेल और ताजीब के लिए भी तैयार कर रखा है। मैं मुख्तलिफ इस उम्र में कोई ना कोई आर्जा हो जाता है, मैं सिर्फ अपनी जेब में अपनी दवाइयाँ डालता हूँ, बाकी अल्लाह जानता है कि जिंदगी आगे कैसे गुजरनी है। यानी नॉर्मली मैं उस यानी सतह पे पहुंच चुका हूँ कि झूठ मैंने नहीं बोलना, और मैं इसके सामने मैं ये समझता हूँ, मैं आज आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो यानी तकरीर फवाद ने की है, मैंने इससे ज्यादा सख्त बातें की हैं। अगर आप सोशल मीडिया के रिकॉर्ड पे देखें तो आपको नजर आ जाएंगी। मैं इनको नहीं मानता, ये मेरी जान ले लें, मुझसे मेरा सब चीजें छीन लें, मैं ये चाहता हूं कि इस मुल्क को सही ट्रैक के ऊपर डाला जाए और इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा होने का मौका दिया जाए। आज सारी सनत बंद हो गई है, लोग बेरोजगार हैं, आज बेचारे किसान की तो कोई हालत ही नहीं रही। चौधरी साहब, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में 83 रुपए इजाफे की समरी विफाकी हुकूमत को भेज दी है। अब मुझे बताइए कि अगर यानी इमरान खान ये कहे कि हमारे होते हुए तो 110 रुपए बैरल पे डॉलर पे था तेल, क्रूड ऑयल, और हमने तो 143 और 50 के दरमियान पेट्रोल और डीजल रखा है जी। अब आ गया है वो नीचे 80-85 US डॉलर फी बैरल, तो फिर आपने कम करने के बजाय ज्यादा क्यों कर लिया? अगर आप इसलिए ज्यादा हमने कर लिया है, हमने इसलिए ज्यादा कर लिया है, सबके क्या इसलिए ज्यादा कर लिया है कि हमने पैसे तो खा गए हम सारे। एक फिक्रा मेरा सुन लें, मुझे ये बताइए, अगर इमरान खान ने ये सारा कुछ किया है, आपको किसने काटा था कि आके आप हुकूमत साजिश करके हुकूमत ले लेते? इमरान खान को आप देते और वो भुगतता इंतखाबात तक। आपने खुद ली, इन्होंने दावे कर करके ली कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम मुल्क को इस्तेहकाम देंगे, हम तरक्की ले आएंगे, खुशहाली ले आएंगे। अपने मुकदमात खत्म कराने के अलावा कुछ किया? अपना माल हड़प करने के अलावा इन्होंने कुछ किया? अपने आप को, इसहाक डार ने अपने मुकदमात खत्म कर लिए, शहबाज शरीफ ने अपने मुकदमात खत्म कर लिए, हमजा ने, सुलेमान ने, मरियम ने, यानी कोई रह गया इनमें से जिसने अपने मुकदमात खत्म नहीं किए? और हमें ये बताते हैं बिल्कुल ना जेल से डराएं ना मौत से डराएं। आपने अपने पुराने साथियों से जो राहें जुदा की थी, आज तो FIA ने उन्हें भी क्लीन चिट दे दी। देखें, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैं समझता हूं कि मैंने जो भी अपनी जिंदगी में फैसला किया, अपनी ज़मीर की आवाज के ऊपर लब्बैक कहा, मुझे कभी अपने फैसलों के ऊपर कोई नदामत नहीं हुई। मैंने बिल्कुल ठीक रास्ता इख्तियार किया है। कोई मदाहनत से काम ले रहा है, कोई हक और बातिल के इस मार्के के अंदर दरमियान में खड़ा होकर एंजॉय करना चाहता, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी कब्र में जाने को और अपने यानी रब के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी दर्जे में कोई चीज नहीं चाहिए। ये कौम, ये मुल्क, ये कलमे के नाम के ऊपर बनने वाला 27 रमजान मुबारक, उस शब्द को मुल्क बनने वाला। मेरे माँ बाप अमृतसर से हिजरत करके आए थे, वो कोई 30% आ सके थे, 70% वहीं उन्हीं गलियों के अंदर उनका खून हो गया था। इसलिए मैं नहीं समझता कि मैं अपने मुल्क से, इमरान खान, मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई थी आज से 16-17 बरस पहले। मैं कोई यानी कोई आम ये जो लोग शौकिया सियासत करते हैं वो सियासत नहीं करता था। मैं थोड़ा बहुत मुताले के नतीजे में इस जगह पहुंचा था कि ये एक फर्द है जो मुझे नजर आता है, जो पॉपुलर भी है, जो साहिब ईमान भी है। बतदरीज
ये कोई वलीउल्लाह नहीं है, वो कोई मुत्तकी और परहेजगार होने का दावा नहीं करता। मैंने तो अपने मुल्क के अंदर मुत्तकी, परहेजगार, 5 वक्ता नमाजी और शब जिंदादार देखे हैं इक़्तिदार के सामने लम लेटे होते हुए। मैंने अभी अभी देखे हैं 6 घंटे के अंदर अंदर उनको इंतहाई आला सतह से राब्ता होता है, सही, और वो कहते हैं जी वो मेरा सतह से राब्ता हो गया है, और अब उन्होंने मुझे यकीन दिला दिया है। यानी हमारे ऊपर तो रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं। मुझे तो नहीं समझ रब्बुल आई आलमीन कि के अलावा कोई नहीं है, वही बेहतरी का रास्ता निकाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के हुकूक के लिए जदोजहद अपनी जारी रखेगी। बहुत शुक्रिया सेनेटर एजाज चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।